आज हम 20वीं सदी के एक ऐसे युद्ध की बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं बल्कि लोगों के लिविंग रूम्स में, यूनिवर्सिटी कैंपसेस में और सरकारों के बंद दरवाजों के पीछे भी लड़ा गया। हम बात कर रहे हैं वियतनाम युद्ध की। ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं थी, ये शीत युद्ध का वो बैटलफील्ड था जिसने दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर को घुटनों पर ला दिया था। सही बात है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस उलझी हुई कहानी में अमेरिका की भूमिका का एक बहुत गहरा ऐतिहासिक विश्लेषण करते हैं। तो चलिए इस कहानी के धागे खोलना शुरू करते हैं। और ये धागे खोलना इसलिए जरूरी है क्योंकि वियतनाम युद्ध सिर्फ इतिहास का एक चैप्टर नहीं है, वो एक तरह से एक चेतावनी है। चेतावनी किस तरह की? ये दिखाता है कि जब एक बड़ी ताकत अपनी विचारधारा को किसी दूसरे देश पर थोपने की कोशिश करती है और वहां की जमीनी हकीकत को, वहां के लोगों की राष्ट्रवाद की भावना को नजरअंदाज कर देती है, तो नतीजा कितना विनाशकारी हो सकता है। अच्छा, हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि अमेरिका इसमें कैसे फंसता चला गया, उसकी सोच में क्या गलतियां थीं और आखिर में उसकी हार के सबक क्या थे। तो इसकी शुरुआत अमेरिका से तो नहीं हुई होगी। वियतनाम में ये संघर्ष ये कहां से शुरू हुआ? इसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं, जो 19वीं सदी के फ्रांसीसी उपनिवेशवाद तक जाती हैं। वियतनाम लाओस और कंबोडिया के साथ फ्रांस के कब्जे में था, जिसे फ्रेंच इंडो चाइना कहते थे। फ्रांस वहां से संसाधन लूट रहा था और स्थानीय लोगों का, आप कह सकती हैं, बुरी तरह शोषण कर रहा था। तो जाहिर सी बात है, जब किसी देश में ऐसा होगा तो लोगों के अंदर एक नेशनलिस्टिक फीलिंग तो जागेगी ही। अपनी आजादी के लिए लड़ने का जज्बा तो आएगा ही। बिल्कुल। और इसी जज्बे का चेहरा बने हो ची मिन। हमारे स्रोत बताते हैं कि वो एक करिश्माई नेता थे। हाँ बिल्कुल, हो ची मिन एक साम्यवादी थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उससे कहीं बढ़कर वो एक राष्ट्रवादी थे। उनका पहला और आखिरी लक्ष्य वियतनाम की आज़ादी था। ओके। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब फ्रांस कमजोर पड़ गया तो उन्होंने 1945 में वियतनाम की आज़ादी का ऐलान कर दिया। लेकिन फ्रांस अपनी इस कीमती कॉलोनी को इतनी आसानी से छोड़ने को तैयार नहीं था और यहीं से शुरू हुआ पहला इंडो चाइना युद्ध। एक मिनट, तो ये लड़ाई शुरू में फ्रांस और वियतनाम के राष्ट्रवादियों के बीच थी, फिर इसमें अमेरिका की एंट्री कैसे हुई? अमेरिका जो खुद को आज़ादी का चैंपियन कहता है, वो एक पुरानी औपनिवेशिक ताकत का साथ क्यों दे रहा था? बहुत अच्छा सवाल है। इसका जवाब एक शब्द में है, साम्यवाद। 1940 के दशक के आखिर और 50 की शुरुआत में अमेरिका में साम्यवाद का डर वो एकदम चरम पर था। अच्छा। उनकी विदेश नीति का एक ही मकसद था, दुनिया में कहीं भी साम्यवाद को फैलने से रोकना। उन्हें हो ची मिन में वियतनाम का राष्ट्रपिता नहीं बल्कि मॉस्को और बीजिंग का एक प्यादा दिखाई दे रहा था। इसलिए उन्होंने फ्रांस को अरबों डॉलर की आर्थिक और सैन्य मदद दी। लेकिन वो मदद भी फ्रांस को बचा नहीं पाई। 1954 में दिएन बिएन फू की लड़ाई का जिक्र है, जहां फ्रांस की बहुत बुरी हार हुई। ये सिर्फ हार नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी थी। एक छोटी सी गरीब एशियाई सेना ने एक बड़ी यूरोपीय ताकत को गुरिल्ला युद्ध में हरा दिया था। इस हार ने फ्रांस को बातचीत की मेज पर आने के लिए मजबूर कर दिया। और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है, जिनेवा समझौते के साथ। हाँ बिल्कुल। 1954 में जिनेवा में एक कॉन्फ्रेंस हुई। समझौते के तहत वियतनाम को अस्थायी तौर पर 7वीं समानांतर रेखा पर 2 हिस्सों में बांट दिया गया। अच्छा। उत्तर में हो ची मिन की साम्यवादी सरकार और दक्षिण में एक अमेरिका समर्थित सरकार। लेकिन यह एक बहुत जरूरी बात थी। क्या? समझौते में साफ लिखा था कि ये बंटवारा सिर्फ 2 साल के लिए है। 1956 में पूरे देश में निष्पक्ष चुनाव कराए जाएंगे और देश को फिर से एक कर दिया जाएगा। एक मिनट, तो इसका मतलब समझौते में लिखा था कि चुनाव होंगे, लेकिन अमेरिका ने उन्हें होने नहीं दिया। ये तो सीधे सीधे लोकतंत्र के अपने ही उसूलों के खिलाफ है। यही तो इस कहानी का सबसे बड़ा आयरॉनिकल ट्विस्ट है। अमेरिका के राष्ट्रपति आइजनहावर ने बाद में अपनी यादों में लिखा भी कि उन्हें पक्का यकीन था कि अगर चुनाव होते तो हो ची मिन को 80% से ज्यादा वोट मिलते। अमेरिका को ये मंजूर नहीं था। उन्हें डर था कि पूरा वियतनाम साम्यवादी बन जाएगा। और यहीं पर वो मशहूर डोमिनो थ्योरी आती है ना? हाँ, और ये डोमिनो थ्योरी सुनने में जितनी सीधी लगती है उतनी ही खतरनाक साबित हुई। इसने अमेरिकी नीति को एक तरह से अंधा बना दिया था। मतलब? उनका मानना था कि अगर वियतनाम साम्यवादी बना तो उसके पड़ोसी देश जैसे लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड भी
एक के बाद एक डोमिनो की तरह गिरकर साम्यवादी बन जाएंगे। वे हर संघर्ष को साम्यवाद के चश्मे से देख रहे थे। और ये समझने में नाकाम रहे कि वियतनाम में असली ताकत राष्ट्रवाद की थी। बिल्कुल, सदियों पुरानी राष्ट्रवादी भावना, अपनी जमीन को बाहरी ताकतों से आजाद कराने की जिद। तो इस डोमिनो को गिरने से रोकने के लिए अमेरिका ने क्या किया? उन्होंने दक्षिण वियतनाम में एक कठपुतली सरकार बना दी। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने न्यो दिन धीम नाम के एक कट्टर कैथोलिक नेता को दक्षिण वियतनाम का राष्ट्रपति बनवा दिया। दीम की सरकार बेहद भ्रष्ट, तानाशाही और अलोकप्रिय थी। उसने देश की बहुसंख्यक बौद्ध आबादी पर बहुत जुल्म ढाए, जिससे लोगों में गुस्सा और भड़क गया। और इसी गुस्से ने वियतकॉन्ग को जन्म दिया। ये कौन लोग थे? वियतकॉन्ग दक्षिण वियतनाम के ही साम्यवादी गुरिल्ला लड़ाके थे, जिन्हें उत्तर वियतनाम से ट्रेनिंग और हथियार मिल रहे थे। उन्होंने दीम की सरकार के खिलाफ एक तरह का गृह युद्ध छेड़ दिया। 1983 तक हालात इतने बिगड़ गए थे कि अमेरिका की शय पर ही एक सैन्य तख्ता पलट हुआ, जिसमें दीम को मार दिया गया। लेकिन इससे समस्या सुलझी नहीं, बल्कि दक्षिण वियतनाम और ज्यादा अस्थिर हो गया। तो अब तक अमेरिका पर्दे के पीछे से खेल रहा था, पैसे और सलाहकारों के जरिए। वो कौन सा पल था जब अमेरिका ने तय किया कि अब सीधे मैदान में उतरना पड़ेगा? वो पल था अगस्त 1964। इसे टोंकिन की खाड़ी की घटना के नाम से जाना जाता है। हाँ। अमेरिका ने दावा किया कि उत्तरी वियतनाम की नौसेना ने टोंकिन की खाड़ी में अमेरिकी जहाज USS मैडिक्स पर बिना किसी उकसावे के हमला किया है। और फिर 2 दिन बाद एक और हमले का दावा किया गया। लेकिन इन दावों में कितनी सच्चाई थी? हमारे स्रोत इस पर कुछ रोशनी डालते हैं। और यहीं से कहानी में धोखे और झूठ का एक लंबा सिलसिला शुरू होता है। बाद में जो दस्तावेज सामने आए उनसे पता चला कि दूसरा हमला तो शायद हुआ ही नहीं था। क्या बात करिए? हाँ, मौसम खराब था, सोनार ऑपरेटर घबराए हुए थे, लेकिन राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन को युद्ध में उतरने का एक बहाना चाहिए था। और उन्होंने इस बहाने का पूरा इस्तेमाल किया। उन्होंने इस घटना को राष्ट्रीय अपमान की तरह पेश किया और अमेरिकी कांग्रेस से गल्फ ऑफ टोंकिन रेजोल्यूशन पास करवा लिया। इस प्रस्ताव ने उन्हें वियतनाम में बिना युद्ध की औपचारिक घोषणा किए सैन्य कार्रवाई करने की खुली छूट दे दी। मतलब एक तरह का ब्लैंक चेक पूरी तरह से युद्ध की आग में कूद गया। तो 1965 के बाद युद्ध का पैमाना पूरी तरह बदल गया। लाखों अमेरिकी सैनिक वियतनाम पहुंचने लगे। लेकिन अमेरिका जैसी सुपर पावर की रणनीति क्या थी? उनकी रणनीति को सर्च एंड डिस्ट्रॉय कहा जाता था। इसका मतलब था कि अमेरिकी सैनिक हेलीकॉप्टरों से गांव में उतरते, वियतकॉन्ग के लड़ाकों को ढूंढते और उन्हें मारते। लेकिन ये तो बहुत मुश्किल रहा होगा ना? बहुत ज्यादा। समस्या ये थी कि वियतकॉन्ग कोई यूनिफॉर्म नहीं पहनते थे। वो दिन में किसान होते थे और रात में लड़ाके। इस कंफ्यूजन में अक्सर आम नागरिक मारे जाते थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने पूरे के पूरे लैंडस्केप को ही दुश्मन मान लिया था। एजेंट ऑरेंज और नेपाम का जिक्र आता है। हाँ, ये युद्ध की सबसे भयानक विरासतों में से एक है। वियतकॉन्ग घने जंगलों में छिपकर लड़ते थे, तो अमेरिकी सेना ने उन जंगलों को ही खत्म करने का फैसला किया। उन्होंने लाखों गैलन एजेंट ऑरेंज नाम का जहरीला केमिकल छिड़का, जिससे पेड़ पौधे सब नष्ट हो गए। बिल्कुल। और नेपाम, जो एक तरह का पेट्रोल जेली बॉम्ब था, वो सबको जलाकर राख कर देता था। इसका असर आज भी वहां की जमीन और लोगों की पीढ़ियों पर दिखता है। ये सब सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और इसी क्रूरता का सबसे घिनौना चेहरा था माई लाई नरसंहार। ये क्या था? 1968 में हुई ये घटना अमेरिकी सेना के माथे पर एक ऐसा कलंक है जो कभी नहीं मिट सकता। अमेरिकी सैनिकों की एक टुकड़ी ने माई लाई नाम के एक गांव में घुसकर 500 से ज्यादा निहत्थे नागरिकों को मार डाला। 500? हाँ, मरने वालों में औरतें, बच्चे और बूढ़े थे। ये कोई लड़ाई नहीं थी, ये एक हत्याकांड था। और सबसे बुरी बात ये थी कि अमेरिकी सेना ने इसे 1 साल तक दबाए रखा। 1 साल तक? जब ये खबर बाहर आई होगी तो अमेरिका में क्या हुआ होगा? जब एक पत्रकार ने इस कहानी को उजागर किया तो पूरे अमेरिका में भूचाल आ गया। जो लोग अब तक मानते थे कि उनके सैनिक वियतनाम में लोकतंत्र बचाने गए हैं, उनकी आंखें खुल गईं। इसने युद्ध विरोधी आंदोलन को और भड़का दिया। और 1968 में ही एक और बड़ी घटना हुई, टेट आक्रमण। कहा जाता है कि इसने युद्ध का रुख पलट दिया। कैसे? टेट वियतनाम का नया साल होता है। सबको लगा था कि लड़ाई थमी रहेगी, लेकिन उत्तरी वियतनाम और वियतकॉन्ग ने सबको चौंकाते हुए एक साथ दक्षिण वियतनाम के 100 से ज्यादा शहरों और सैन्य ठिकानों पर हमला कर दिया। यहाँ तक कि वो साइगॉन में अमेरिकी दूतावास के अंदर तक घुस गए। तो ये एक बहुत बड़ी सैन्य कामयाबी थी उनके लिए। सैन्य नजरिए से नहीं, कुछ हफ्तों की लड़ाई के बाद अमेरिकी सेना ने दोबारा कब्जा कर लिया।
लेकिन ये एक जबरदस्त मनोवैज्ञानिक जीत थी। अच्छा, कैसे? अमेरिकी सरकार और जनरल महीनों से अपनी जनता को बता रहे थे कि हम युद्ध जीत रहे हैं, दुश्मन की कमर टूट चुकी है, और फिर अचानक लोग अपने टीवी पर देख रहे थे कि दुश्मन अमेरिकी दूतावास के अंदर लड़ रहा है। मतलब ये कि जनता का अपनी ही सरकार पर से भरोसा टूट लिया। बिल्कुल। टेट आक्रमण ने अमेरिकी जनता के सामने सरकार के झूठ का पर्दाफाश कर दिया। ये वो पल था जब ज्यादातर अमेरिकियों को लगने लगा कि ये युद्ध जीता नहीं जा सकता। इसी के बाद राष्ट्रपति जॉनसन ने दोबारा चुनाव न लड़ने का फैसला किया। अमेरिका में युद्ध विरोधी आंदोलन अपने चरम पर पहुंच गया। इस बढ़ते दबाव के बाद राष्ट्रपति बने रिचर्ड निक्सन। उन्होंने इस दलदल से बाहर निकलने का क्या रास्ता निकाला? उन्होंने वियतनामाइजेशन की नीति अपनाई। ये क्या थी? वियतनामाइजेशन का मतलब था कि अमेरिका धीरे धीरे अपने सैनिकों को वापस बुलाएगा और लड़ाई की सारी जिम्मेदारी दक्षिण वियतनाम की सेना को सौंप देगा। सुनने में ये शांति की तरफ एक कदम लगता था। लेकिन क्या ये सच था? नहीं, ये धोखे की एक और परत थी। एक तरफ निक्सन शांति की बातें कर रहे थे और सैनिक वापस बुला रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने गुप्त रूप से युद्ध को और फैला दिया। कहाँ? उन्होंने वियतकॉन्ग की सप्लाई लाइनों को काटने के लिए पड़ोसी देशों कंबोडिया और लाओस पर भयानक बमबारी के आदेश दिए, जिसके बारे में अमेरिकी जनता और कांग्रेस को अंधेरे में रखा गया। और फिर 1971 में एक और बड़ा धमाका हुआ, पेंटागन पेपर्स का लीक होना। ये शायद उस युद्ध का सबसे बड़ा खुलासा था। ये रक्षा मंत्रालय की गोपनीय दस्तावेज थे, हजारों पन्नों की एक सीक्रेट हिस्ट्री। उसमें क्या था? उसमें लिखा था कि कैसे 4 राष्ट्रपतियों ने सालों तक अमेरिकी जनता से युद्ध की असली स्थिति के बारे में लगातार झूठ बोला था। इन पेपर्स ने साबित कर दिया कि सरकार को अंदर ही अंदर पता था कि ये युद्ध जीतना नामुमकिन है, फिर भी वो अपने लड़कों को वहां मरने के लिए भेजते रहे। ये तो सरकार पर भरोसे का पूरी तरह से खत्म हो जाना था। इसके बाद तो युद्ध जारी रखना मुमकिन हो गया होगा। हाँ, अब वापसी के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। लंबी बातचीत के बाद जनवरी 1973 में पेरिस शांति समझौता हुआ। मार्च 1973 तक आखिरी अमेरिकी सैनिक वियतनाम से चला गया। अमेरिका का युद्ध खत्म हो गया था। लेकिन वियतनाम का नहीं। बिल्कुल, ये शांति सिर्फ कागज पर थी। जैसे ही अमेरिकी मदद बंद हुई, दक्षिण वियतनाम की कमजोर और भ्रष्ट सरकार ताश के पत्तों की तरह ढहने लगी। और फिर 2 साल बाद अप्रैल 1975 में उत्तरी वियतनाम ने अपना अंतिम हमला किया। दुनिया ने टीवी पर वो तस्वीरें देखी जब उत्तरी वियतनाम के टैंक साइगॉन के राष्ट्रपति महल का गेट तोड़कर अंदर घुस रहे थे। साइगॉन का पतन हो गया। और वो डोमिनो जिसे गिरने से रोकने के लिए अमेरिका ने 20 साल तक इतना खून खराबा किया, वो आखिर में गिर ही गया। हाँ, वियतनाम एक होकर एक साम्यवादी राष्ट्र बन गया। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? अगर हम नतीजों को देखें तो आंकड़े दिल दहला देते हैं। 58,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मारे गए, लेकिन वियतनाम की तरफ देखें तो करीब 30 लाख लोग मारे गए, जिनमें से ज्यादातर आम नागरिक थे। ये अमेरिका की पहली बड़ी सैन्य हार थी। इसका अमेरिका पर क्या असर हुआ? इसका अमेरिका के साइकी पर, उसकी आत्मा पर बहुत गहरा असर पड़ा। इसे वियतनाम सिंड्रोम कहा गया। अपनी ही सरकार पर से भरोसा उठ गया। लोग हर सैन्य हस्तक्षेप को शक की नजर से देखने लगे। ये एक राष्ट्रीय सदमा था जिसने अमेरिका के इस विश्वास को तोड़ दिया कि वो अजेय है। हमारी स्रोत के आखिर में एक बहुत गहरी बात कही गई है। वियतनाम युद्ध अमेरिका के लिए उसकी असीम शक्ति का नहीं, बल्कि उसकी सीमाओं का सबक था। बिल्कुल, इसने साबित किया कि दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीक और सबसे ताकतवर सेना भी राष्ट्रवाद की भावना और लोगों की अपनी जमीन के लिए लड़ने की इच्छा को कुचल नहीं सकती। और ये उस शीत युद्ध की सोच पर भी सवाल उठाता है ना? हाँ, कि हर संघर्ष को सिर्फ पूंजीवाद बनाम साम्यवाद के चश्मे से देखना कितना खतरनाक हो सकता है। अमेरिका कम्युनिज्म से लड़ रहा था, जबकि वियतनामी लोग उपनिवेशवाद से लड़ रहे थे। दोनों एक ही युद्ध में 2 अलग-अलग लड़ाइयां लड़ रहे थे। वाकई ये विश्लेषण इस विचार पर खत्म होता है कि कोई भी युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि लोगों के समर्थन यानी हार्ट्स एंड माइंड से जीता या हारा जाता है। और ये हमें आज के लिए एक बहुत जरूरी सवाल पर छोड़ जाता है। आज के इस इंफॉर्मेशन एज में, जहां सच और झूठ का फर्क करना इतना मुश्किल है, जहां दुष्प्रचार एक हथियार है, वहां किसी भी संघर्ष में जनता के समर्थन को असल में कैसे परिभाषित किया जाता है और कैसे मापा जाता है?